अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर एंजाइम का आज सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी थी और एंजाइम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है। आज थोड़ा सा नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। Activation energy minimum amount of energy that is required to start a chemical reaction. That is required to start a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट है A, हमने इसको कन्वर्ट करना है B में, तो A को B में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि हमें 500 किलो जॉल एनर्जी चाहिए पर मोल। अब ये एनर्जी हम देंगे तो रिएक्शन होगा, अगर ये एनर्जी नहीं देते तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। हमने रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है तो इतनी एनर्जी देना पड़ेगी तभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये 500 किलो जॉल जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्टली पूछा जाता है कि डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब एंजाइम का क्या लिंक है एक्टिवेशन एनर्जी से? हम यहाँ पे ये कहते हैं कि एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। यही रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल हमें 500 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अगर हम एंजाइम अप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 किलो जॉल, तो हमें पहले चाहिए थी 500 किलो जॉल, लेकिन अगर हम एंजाइम अप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी कम हो जाती है। अब हमें सिर्फ 2 किलो जॉल एनर्जी देना पड़ेगी, हमारा रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम एंजाइम के बगैर करेंगे तो फिर हमें 500 किलो जॉल एनर्जी देना पड़ेगी। तो एंजाइम ने क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो हमारा रिएक्शन जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात करें तो एंजाइम दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और दूसरे हैं हमारे पास इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल काम करते हैं। सेलुलर है तो आउटसाइड द सेल। ऐसे एंजाइम जो कहां पे काम करते हैं, आउटसाइड द सेल। तो जो एंजाइम सेल के बाहर काम करते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। और इंट्रा सेलुलर एंजाइम वो एंजाइम होंगे जो काम करते हैं इनसाइड द बॉडी, सॉरी इनसाइड द सेल। एंजाइम्स वर्किंग इनसाइड द सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम, और वो एंजाइम जो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल काम करते हैं उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम की 2 टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर। सेल के बाहर काम करने वाले एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के अंदर काम करते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, ये किसी भी एनिमल का सेल है। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं। अब अगर कोई एंजाइम, ये सेल है, सेल के बाहर इस जगह पे काम करेगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन अगर सेल के अंदर काम करता है
तो वो इंट्रासेलुलर होगा। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर एंजाइम है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम फॉर एग्जांपल स्टोमिक के जो एंजाइम हैं, ये स्टोमिक के एंजाइम सेल के अंदर काम नहीं करते बल्कि सेल्स के बाहर काम करते हैं। स्टोमिक के अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर काम करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। तो एंजाइम की टू टाइप्स होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और दूसरे होते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कि एंजाइम की कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं। सबसे पहले याद रखना है बच्चों कि एंजाइम की जो टर्म है सबसे पहले विल्हेल्म कोनी ने 1878 में ये टर्म इस्तेमाल की थी। कैरेक्टर की बात करें तो पहले कल वाले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जितने एंजाइम्स भी होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन की भी एक खास टाइप थी। प्रोटीन दो तरह की होती है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। और हमें पता है कि प्रोटीन्स हैं तो किस चीज के बने हुए होंगे, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो पहली कैरेक्टर क्या है एंजाइम की कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और कौन सी प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और प्रोटीन किस चीज की बनी होती है, अमाइनो एसिड। तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेकंड है कि एंजाइम जो है ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। अब एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने बात की है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और एंजाइम जो है रिएक्शन की स्पीड को मिलियन टाइम्स बढ़ाते हैं। कोई रिएक्शन है, अगर आप एंजाइम के बगैर कर रहे हो तो वो बिल्कुल स्लो होगा, लेकिन अगर उसी रिएक्शन में आप एंजाइम अप्लाई कर दोगे तो एंजाइम उस रिएक्शन की स्पीड को मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो अगर हम हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना होते तो इस खाने को हजम करने के लिए बहुत सा टाइम चाहिए होता हमें, लेकिन एंजाइम होते हैं तो बहुत सा खाना हमारा थोड़े से वक्त में डाइजेस्ट हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि एंजाइम ने क्या किया है, रिएक्शन की स्पीड को मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। यहां पे बात करते हैं कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल कि जैसा सबस्ट्रेट होगा, हर सबस्ट्रेट के लिए अपना एंजाइम होता है। ऐसे नहीं होगा कि एक ही एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी कर दे, प्रोटीन की डाइजेशन भी कर दे, लिपिड की कर दे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर सबस्ट्रेट का अपना एंजाइम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिपिड है, तो अगर हमने लिपिड की ब्रेकडाउन करनी है तो लाइपेज एंजाइम चाहिए होगा। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करनी है तो हमें अमाइलेज एंजाइम चाहिए। अगर हमें प्रोटीन की ब्रेकडाउन करनी है तो प्रोटीएज एंजाइम चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोटीएज एंजाइम हो और वो लिपिड को तोड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। या अमाइलेज एंजाइम हो और वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि जैसा सबस्ट्रेट होता है उसके लिए वैसा एंजाइम होता है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर वो एक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये भी इस पे याद रखना है कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। नेक्स्ट है कि एंजाइम जो है, एंजाइम का सारा एंजाइम जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि एंजाइम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। फॉर एग्जांपल ये अगर एंजाइम है तो सारे का सारा एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि एंजाइम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है।
एंजाइम का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, जिसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो ये भी इसमें याद रखना है, ये भी एंजाइम की कैरेक्टर है कि एंजाइम का एक छोटा सा हिस्सा है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और इस हिस्से का नाम क्या है? एक्टिव साइट। नेक्स्ट है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, या ओवरऑल हम बात करें कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एंजाइम के काम करने को रोक देते हैं। ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीजें जो किसी भी एंजाइम की फंक्शनिंग को स्टॉप कर दें, उनको हम कहते हैं इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट इनहिबिट वर्किंग ऑफ एंजाइम। ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम के काम को रोक दें या रोकने की कोशिश करें, उनको हम इनहिबिटर कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो एंजाइम की स्पीड को बेहतर कर देते हैं, उनको हम एक्टिवेटर कहते हैं। वो एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो इनहिबिटर और एक्टिवेटर ये भी एंजाइम से रिलेटेड टर्म्स हैं। नेक्स्ट है कोफैक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्टली पूछी जाती है ये एग्जाम में कि व्हाट आर कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो है ये एंजाइम के हेल्पर होते हैं, एंजाइम के साथी हैं कोफैक्टर। ये क्या करते हैं? ये मोस्टली नॉन प्रोटीनिक होते हैं। नॉन प्रोटीनिक पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड बाय एंजाइम्स फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन। ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है जो एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए होता है, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ये भी याद रखना है कि हर एंजाइम को कोफैक्टर नहीं चाहिए। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो अलग भी काम करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए होता है। व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीनिक पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ये जो कोफैक्टर हैं, अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो फिर इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कोएंजाइम और दूसरे को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम और सेकंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में ये डिफरेंस है कि अगर ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट जिसको हमने कोफैक्टर कहा, अगर ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। इफ non-proteinic part is loosely attached with enzyme, it is called coenzyme। लेकिन अगर ये जो non-proteinic part है ये एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है तो ये कोएंजाइम नहीं होगा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? If non-proteinic part is tightly attached with enzyme, it is called प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी सिंपल सा एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ए, हमने बनाना है फॉर एग्जांपल ए से ई। ए हमारे पास सबस्ट्रेट है और जो ई है ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसमें ए से डायरेक्टली ई नहीं बनता, बल्कि पहले ए से बी बनेगा, फिर बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा और फिर जाके ई बनेगा, फिर जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको कहते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं। रिएक्शन की एक सीरीज है कि ए से बी बनता है, बी से सी बना, सी से डी और फिर डी से ई बनता है। अब इसके लिए हमें एक एंजाइम नहीं चाहिए, एंजाइम भी हमें ज्यादा चाहिए। ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल E1 चाहिए, बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए E2 चाहिए, सी को डी में कन्वर्ट करने के लिए E3 चाहिए, डी को ई में कन्वर्ट करने के लिए E4 चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे एंजाइम भी मुख्तलिफ चाहिए। तो अब ऐसे रिएक्शन जो सीरीज में होते हैं, सिंगल स्टेप नहीं है बल्कि ज्यादा स्टेप है, तो यहाँ पे हमें एंजाइम्स भी ज्यादा चाहिए होंगे। अब इसमें
फॉर एग्जांपल अगर हम E2 की बात करें, अब E2 एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट कौन सा है? B इसका सबस्ट्रेट है और इसका प्रोडक्ट कौन सा है? C। एंजाइम E2 का सबस्ट्रेट B और इसका प्रोडक्ट C। लेकिन अगर हम एंजाइम 3 की बात करेंगे तो इसमें सबस्ट्रेट कौन सा होगा? C होगा। E2 का जो प्रोडक्ट है E3 का वो सबस्ट्रेट होगा और इसका E3 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो D बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें E4 की तो E4 का सबस्ट्रेट D होगा, मतलब जो E3 का प्रोडक्ट था E4 का वो सबस्ट्रेट होगा। तो एंजाइम जो है वो इस तरह काम करते हैं सीरीज में भी, तो इसके लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। A को B में कन्वर्ट करना है E1 चाहिए, B को C में कन्वर्ट करना है E2, C को D में कन्वर्ट करना है E3, D को E में कन्वर्ट करना है E4। इस तरह हमें हर स्टेप पे अलग एंजाइम चाहिए होता है। तो ये आज हमने देख लिया कि एंजाइम्स क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, एंजाइम की टाइप्स पढ़ी और नेक्स्ट हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूजेस ऑफ एंजाइम की बात करेंगे।